दोस्तों नमस्कार। 48 घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। 13 जून को धमकी दे रहे थे, 15 जून को शांति का जिक्र करने लगे। इस दौर में इजराइल ने जो भी सोचा उस रास्ते दुनिया चलने को तैयार नहीं हुई। चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो नाटो देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे दुनिया के अलग अलग देशों ने मिलकर जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, उसके भीतर से भी आवाज इजराइल के पक्ष में नहीं उठी। वह ब्रिक्स है, वो एससीओ है, वो यूनाइटेड नेशन है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत की विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी कहीं चूक तो नहीं गई, क्योंकि इजराइल के साथ भारत खड़ा हो गया। और तमाम संगठन, दुनिया के तमाम देश जब इजराइल के हमले की निंदा कर रहे थे तो भारत या तो उस जगह पर नहीं था या फिर उसने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया जिसमें इजराइल को निशाने पर लिया जा रहा था। परिस्थितियां जिस तेजी से बदली हैं या जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इजराइल और ईरान के इस युद्ध ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। 4 सवाल दुनिया के सामने होते हैं कि एरोस्पेस लॉक हो गया है, यानी सिविलियन, उनके हवाई जहाज उन इलाकों से नहीं गुजर सकते हैं जहां पर युद्ध चल रहा है। सिविलियन हो, डिप्लोमेट्स हो, इमरजेंसी मदद दी जा रही हो या मिलिट्री मदद देने का जिक्र हो, कुछ भी नहीं। इकोनॉमिक ब्लॉकेट की स्थिति आ गई है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे सीधे कहें तो बिजनेस भी होल्ड पर है। सप्लाई चेन रुक गई है। वो मेडिकल की सप्लाई हो, वह इस दौर में स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई हो, इस दौर में एनर्जी या कहें फ्यूल की सप्लाई हो रही हो, यहां तक कि फूड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जिन रास्तों से जाता है वह भी डिस्टर्ब हो चुका है। आवाजाही की कीमत 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। मिलिट्री दबाव दुनिया भर के भीतर बढ़ता चला जा रहा है और ईरान को जिस तरीके से दुनिया से अलग थलग करने का जिक्र इजराइल कर रहा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यह आधुनिक युद्ध है और इसमें बैटल ग्राउंड पर युद्ध नहीं जीता जाता, बल्कि परसेप्शन और दुनिया के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कौन किसके पक्ष में किस तर्ज पर खड़ा है, यह भी बड़ा मायने रखता है। तो कह सकते हैं जो सोचा गया वो नहीं हुआ। और इन परिस्थितियों के बीच G7 की बैठक होने जा रही है, जिसके एजेंडा तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक बैलेंस बना रहना चाहिए। ट्रेड वार को लेकर एक संकट था, लेकिन इजराइल और ईरान के वार ने उस ट्रेड वार के आगे की परिस्थितियों को जन्म दे दिया है, जिसमें G7 के वह आधुनिक विकसित देश भी इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 में आए और खामोशी बरत लें, इजराइल को लेकर खामोशी बरत लें, रूस को लेकर, या फिर युद्ध जो यूक्रेन और ईरान के साथ हो रहा है उस पर वह खामोशी बरत लें। ऐसा G7 के देश भी नहीं चाहते हैं। तो एक एक परिस्थितियों को आज जरा समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि ऐसी कौन सी बात है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दौर में जिक्र कर दिया कि हम तो पार्लियामेंट में अब पास कराने जा रहे हैं जो परमाणु अप्रसार संधि पर जिसमें हमने हस्ताक्षर किए थे, अब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या यह दिशा परमाणु परीक्षण की दिशा में ले जा रही है? और परमाणु हथियार अगर ईरान के पास होंगे तो युद्ध एक झटके में रुक जाएगा? यह कौन सी परिस्थिति ऐसी आकर खड़ी हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक के सुर बदल गए? बात कहां से शुरू की जाए? शुरू तो हमें लगता है बातों की शुरुआत आज 48 घंटे पहले यानी 13 तारीख को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुली धमकी दी थी, ईरान को दी थी। उस धमकी में जो उन्होंने लिखा था, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, हमें लगता है बात आज वहीं से शुरू होनी चाहिए। 13 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, मैंने ईरान को समझौता करने के लिए बार बार कई मौके दिए,
मैं उन्हें कड़े शब्दों में मैंने उनसे कहा वह इस पर हालात को समझ लें, लेकिन अगर वो चाहें कुछ भी कोशिश करें और कितने भी करीब से इस युद्ध में ना घुस जाएं, लेकिन वह जो सोचते हैं वह पूरा नहीं हो पाएगा। धमकी की यह शुरुआत होती है ट्रंप के उस सोशल मीडिया पर लिखे गए 15 लाइनों से, जिसमें यह शुरुआती लाइन है। उसके बाद उन्होंने लिखा, मैंने ईरान से कहा है कि यह उनकी जानकारी, अनुमान या सूचना से कहीं अधिक खराब होगा, यानी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति आएगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया में अब तक का सबसे अच्छा और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है तथा इजराइल के पास इसकी प्रचुर मात्रा है, यानी जो हथियार अमेरिका बनाता है जो सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और घातक हैं, वो सब कुछ इजराइल के पास है और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है और वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। धमकी की यह शुरुआत की अगली लाइन थी, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, कुछ ईरानी कट्टरपंथी बहादुरी से बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वे सभी अब मर चुके हैं और यह और भी बदतर हो जाएगा। पहले से ही बहुत मौत और विनाश हो चुकी है, लेकिन इस नरसंहार को समाप्त करने के लिए अभी भी समय है। अगले हमले को और भी क्रूर बनाया जा सकता है। धमकी एक लाइन और आगे बढ़ गई और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि ईरान को समझौता करना ही होगा। इससे पहले कि कुछ ना बचे जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, उसे बचाना होगा। यानी सिविलाइजेशन को खत्म करने की परिस्थिति तक में यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 तारीख को दी थी और उसकी आखिरी लाइन थी, अब और मौत नहीं, अब और विनाश नहीं, बस करो, इससे कि पहले बहुत देर हो जाए। गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सभी का भला करें। 13 तारीख को इस धमकी के बाद जो कुछ ईरान और इजराइल के हमलों के बीच हुआ, उससे पहले जो हमने पढ़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे अंग्रेजी में लिखा था, उसे देख लीजिए। अमेरिका का यह रुख इजराइल की ताकत को बढ़ाता चला गया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अब ईरान की जनता ही तय करे कि क्या वह मौजूदा वक्त में जिस इस्लामिक रिजिम के तहत है उसे वो पलटना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के भीतर से लगातार हमलों का होना और जो मारे गए वैज्ञानिक और कमांडर्स थे, उनको लेकर ईरान की तरफ से जब यह कहा गया कि दरअसल हमें पता है यह इजराइल की ताकत नहीं बल्कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, जिसमें बहुत लैप्सेस हैं और उसके भीतर बहुत सारी दरारें हैं। एक बार ये लैप्सेस और दरारें खत्म हो गई तो उसके बाद हम असल जवाब देंगे। और इन्हीं सब के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा हम परमाणु अप्रसार संधि को खत्म करने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। मामला इतना बड़ नहीं था, मामला तो उससे आगे इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया तो अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका के साथ जो विरोध करने वाले देश थे उसमें 12 देश थे, लेकिन उनकी कोई हैसियत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी की नहीं है सिवाय अमेरिका के। तो वो अमेरिका का वीटो था, क्योंकि जिन देशों को आप अमेरिका के साथ खड़े पाएंगे उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहा जा रहा है इजराइल और अमेरिका ने मैनेज किया। उसमें फिजी है, उसमें पलाऊ है, उसमें टोंगो है, उसमें पपुआ हिंगुना है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इन सब के बीच 19 देश ऐसे भी थे जो एब्सेंट हो गए, यानी वोटिंग में शामिल हुए ही नहीं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश भारत था, लेकिन भारत के साथ जो और देश थे वह भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई खास दखल रखते नहीं हैं, क्योंकि पनामा, साउथ सुडान,
टोगो, मालावी, कोई मायने नहीं रखता उन देशों का नाम हम पढ़ते चले जाएं तो भी। लेकिन अमेरिका जो सोच रहा था उसमें यूरोपीय यूनियन अमेरिका के फैसले के खिलाफ खड़ा था, नाटो कंट्रीज अमेरिका के फैसले के खिलाफ खड़ी थी, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सवाल वहां से भी उठकर आ रहे थे। यानी क्वाड के भीतर भी एक दरार इजराइल के हमले को लेकर शुरू हो गई। और इन सब के बीच ईरान को जो अलग थलग करने की सोच थी उसमें ईरान अलग थलग खड़ा नहीं हो पाया। और उसके बीच जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा होता उसमें भारत की अहमियत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है या उस पर दुनिया की नजर है क्योंकि भारत एकमात्र देश था जो दुनिया के भीतर जो भी फैसले इजराइल के खिलाफ हो रहे थे उसमें भारत कहीं नजर नहीं आया। इजराइल का उसने समर्थन किया। यह अलग मसला है कि आज साइप्रस में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसको हम सुनाए उससे पहले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दरअसल 48 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्या लिखा जो लगा एक झटके में वाह कवि हो गए हैं, शांति की खोज में निकल पड़े हैं और समझौता चाहते हैं। यानी 13 तारीख को धमकी और 15 तारीख को उन्होंने लिखा ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए और वे समझौता करेंगे जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ करवाया। और उस स्थिति में अमेरिका के साथ वह ट्रेड का उपयोग करके जरूर आगे बढ़ेंगे क्योंकि दो उत्कृष्ट नेताओं के साथ कार्यों में कारण, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है। यह दो नेता कौन है? नेतान्याहू और सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई, उसका वो जिक्र कर रहे हैं जो तुरंत निर्णय लेने और रोकने में सक्षम होंगे युद्ध को। यानी धमकी से डील की तरफ बढ़ते हुए ट्रंप के कदम यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे कार्यकाल के दौरान, जो मेरा पहला कार्यकाल था, उस दौर को याद कर लीजिए। सर्बिया और कोसोवो के बीच कई दशक से चल रहा संघर्ष गर्मागर्म और भारी था और यह सब कुछ चल रहा था और वह युद्ध में बदलने को तैयार था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। हालांकि उसके बाद बाइडेन ने स्थितियां बिगाड़ी, लेकिन मैंने रोक दिया। और उसके बाद उन्होंने मिस्र और इथोपिया को याद किया और लिखा उसमें कि दरअसल यह एक विशाल बांध को लेकर उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी जिसका प्रभाव शानदार नील नदी पर पड़ रहा था। मेरे हस्तक्षेप के कारण कम से कम अभी तो शांति है और इसी तरह शांति बनी रहे। और इसकी बाद की लाइन वो लिखते हैं, धमकी से हटकर इसी तरह हम जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करेंगे। कई टेलीफोन कॉल और बैठकें हो रही है। मैं बहुत कुछ करता हूं और कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन यह ठीक है, लोग समझ जाते हैं। और उसके बाद आखिरी लाइन लिखते हैं, मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, यानी एक बार फिर मध्य पूर्व को महान बनाएं। 48 घंटे के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन, तो क्या यह ईरान की ताकत है, इजराइल का बड़बोलापन है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सोचा था, जिस तर्ज पे सोचा था, दुनिया को देखने का नजरिया था, क्या वो सब कुछ मटियामेट हो गया? और यह G7 की बैठक में चीजें उभर रही हैं और उभरेंगी। कल से जो बैठक शुरू होगी, हमें लगता है जो ट्रंप ने लिखा उसको पहले देख लीजिए, जिसका हमने आपको हिंदी मजमून सुना दिया, क्योंकि सवाल इसके बाद भारत का है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका के साथ एकमात्र देश दुनिया में महत्वपूर्ण किरदार के तौर पे कोई मौजूद है तो वो इंडिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस दौर में उभरकर सामने आई है, जो पुरानी पारंपरिक तमाम विदेश नीति और कूटनीति को धराशायी कर चुकी है। लेकिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह लिखा हुआ मजमून जो उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा। अमेरिका तो कई मौकों पर बदलता रहा है, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया के टेररिज्म को लेकर भी जॉर्ज बुश से होते हुए डोनाल्ड ट्रंप तक का रास्ता अल-कायदा और अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म पर कैसे बदला है, यह बीते दिनों मिडिल ईस्ट की यात्रा के वक्त सबने देखा। लेकिन सवाल तो भारत का है इस दौर में
भारत दुनिया के उन देशों में पहली कतार में है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी खुलकर कहा था कि यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा जो हम पर आरोप लगते हैं कि हम अरब देशों के साथ नहीं खड़े हैं, ऐसा वो बिल्कुल ना सोचें। लेकिन नई परिस्थिति में तमाम पारंपरिक कूटनीति एक झटके में बदलती हुई तब दिखाई दे रही है जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के विकसित देश और नाटो कंट्रीज भी इजराइल के हमले के खिलाफ है, और वो ईरान के पक्ष में हो या ना हो, लेकिन इजराइल के हमले के खिलाफ है। शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भारत का एब्सेंट होना दुनिया की निगरानी में आ गया। 14 तारीख को यानी ये 12 जून को यूनाइटेड नेशन में गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम को लेकर जो प्रस्ताव था, भारत उसमें एब्सेंट था। जो 149 कंट्रीज थी जिन्होंने कहा बिल्कुल युद्ध विराम होना चाहिए, उसमें चीन भी था, उसमें जापान भी था, उसमें पूरा यूरोप शामिल था, भारत एब्सेंट था। 14 तारीख को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की में से एक बयान जारी होता है जो इजराइल के हमले की निंदा करता है। भारत उस बयान से अपने आप को अलग कर लेता और कहता है यह हमारा बयान नहीं है। ब्रिक्स देश BRICS, आई का मतलब इंडिया है, बी का मतलब ब्राजील है, आर का मतलब रशिया है। सब देशों के नाम जो 5 महत्वपूर्ण देश हैं, उन नामों में सिर्फ एक आई शब्द कहता है, यानी भारत अपने आप को अलग कर लेता है। सभी देश ईरान पर इजरायली हमले की निंदा करते हैं। एक के बाद एक परिस्थिति में अगर चीन विरोधी क्वाड जो बना उसके भीतर भी झांक कर देखें तो एक अमेरिका है और दूसरा इंडिया है। अन्यथा जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी यूनाइटेड नेशन में युद्ध विराम का समर्थन किया। यूएनजीए के भीतर जब सवाल उठा और इजराइल के हमले को लेकर उन्होंने दोनों देशों ने समर्थन नहीं किया। रशिया तो अभी कह रहा है कि हम मध्यस्थता कराने को तैयार हैं। ठीक उसी तर्ज पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की परिस्थिति थी तो ईरान ने भी कहा था हम मध्यस्थता कराएंगे। अभी रूस कह रहा है और कुछ देर पहले चीन ने भी कहा हम भी मध्यस्थता कराने को तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पूरी पश्चिम एशिया में भारत हमेशा से संतुलन बनाकर चलता रहा। पहली बार इजराइल के वो साथ खड़ा है और अपने साथ खड़े देशों के ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, वो क्वाड हो या ब्रिक्स हो, दोनों दिशा में भारत मैसेज बहुत साफ दे रहा है कि वह अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा। और वो अमेरिका 48 घंटों में पलट रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बहुत ज्यादा। और इस दौर में जिस ट्रेड और बिजनेस का जिक्र और जिस इकोनॉमी का जिक्र विकसित देश करना चाह रहे हैं, उसमें उनके समझ में आ गया है कि यह युद्ध की परिस्थितियों में अगर अमेरिका चाहे तो रोक सकता है, तो ट्रंप पर दबाव भी बनाया गया। और उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम अगर भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस में इस बात का ऐलान करते हैं कि दरअसल यह युद्ध का नहीं है, और भारत ने तो हमेशा से मानवतावाद का समर्थन किया है और कई मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री ने अक्सर जिक्र भी किया है कि भारत तो बुद्ध और गांधी का देश है, शांति और अहिंसावादी देश है भारत। लेकिन सवाल इस दौर में उस निगरानी की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में भारत एब्सेंट हो गया। इजराइल के हमले को लेकर खामोशी बरती, या सीधे तौर पर कहें तो ईरान के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि युद्ध नहीं होना चाहिए सिर्फ यही कहते रह गए। आज भी साइप्रस में भारत के प्रधानमंत्री ने जो इस युद्ध को लेकर कहा, क्योंकि इसके बाद उन्हें शामिल होना है G7 की बैठक में, जहां पे तमाम देश भारत और अमेरिका से हटकर सोच रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन लीजिए जो आज उन्होंने कही। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह
युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का रुख भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तर्ज पर चल निकला है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन से लेकर ब्रिक्स और एससीओ तक के भीतर से निकले बयान, क्वाड के भीतर देशों से उभरती हुई आवाज, उससे हटकर भारत का रुख है। अमेरिकी राष्ट्रपति 48 घंटे में बदल गए। भारत मानवतावाद और इस युग को युद्ध का युग ना कहने पर जोर दे रहा है। तो दो बातों पर गौर करना होगा। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, उसके बाद भारत अमेरिका के करीब गया। उससे पहले भारत रशिया के करीब था। और 1971 का वार, जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है, वह शायद एक हिस्टोरिक मूवमेंट था भारत के लिए, जहां पर भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी, निक्सन की नहीं सुनी, और इंदिरा गांधी जिस रास्ते निकल गई, समूची दुनिया की नजर भारत पर आकर टिक गई थी। क्योंकि भारत अकेला देश था जिसने चुनौती दी थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश को। इस दौर में भारत अकेला देश है जो इजराइल के हमले के साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन विरोध नहीं कर रहा है। और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर भी भारत बिल्कुल अलग है। तो कोल्ड वॉर के बाद भारत अमेरिका के करीब गया। और शीत युद्ध जब चल रहा था, उस दौर में भारत रशिया के करीब था। तो फिर याद कीजिए, कोल्ड वॉर खत्म होते ही गल्फ वॉर शुरू हो जाता है। भारत अमेरिका की वजह से ईरान के करीब नहीं जाता है। और जब गल्फ वॉर होता है तो याद कीजिए 1991 में पेट्रोलियम भारत जो 80-85% दुनिया के बाजार से खरीदता था, उसमें इजाफा होता है उसकी कीमतों में और भारत की इकोनॉमी ढहढहा जाती है। 90-91 में भारत का जो बजट था वो $2 अरब का था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत तेल खरीद रहा था। और एक झटके में इस गल्फ वॉर के बाद $5.7 अरब हो गया और भारत की इकोनॉमी डगमगा गई। और मौजूदा वक्त की स्थिति भी क्या उसी दिशा में चली जाएगी? यह एक सवाल है। लेकिन इन सवालों के साथ अगला सवाल तो यह भी है, जब दुनिया के आधुनिक विकसित देश जो G7 की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, उन देशों में जिन्होंने आमंत्रित किया गया है, माने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा तो सदस्य हैं, लेकिन जिनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, उसमें भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। ये तीनों देश ब्रिक्स में आते हैं। ब्रिक्स के बयान पर ब्राजील और साउथ अफ्रीका की सहमति है, भारत की नहीं है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों क्वाड के साथी हैं और यह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया और जापान से हटकर भारत का रुख है। हालांकि इसके अलावा यूक्रेन, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और नाटो के जनरल सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है। और माना जा रहा है कि दरअसल यहां पर दो ही मुद्दे बड़े होंगे। एक, युद्ध अमेरिका रोके, रुकवाए, शांति पाठ जो करना है करे, डील जैसे करनी है करे। और दूसरी परिस्थिति है कि इकोनॉमिक बैलेंस इस दौर में बनाने की जरूरत है। इसीलिए यह तैयारी जबरदस्त हो चली है। और जिस तरीके से जेलेंस्की का स्वागत के लिए वहां पर बिलबोर्ड लगा दिया गया है और एक एक करके नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है, देख लीजिए। Past, and I've been a long president. Thank you. Welcome. Welcome. Official handshake, yep. Official handshake. Who's that? कोई भी कह सकता है कि इस G7 की बैठक में इजराइल और ईरान के बीच किस डील के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति समझौता कराएंगे, सबकी नजर होगी। और अपनी डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कितने ढोल पीटे हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर और उसके बाद ट्रेड डील का जिक्र एक दो बार नहीं, 1 दर्जन से भी ज्यादा बार वो कर चुके हैं। और 15 तारीख को जो उन्होंने लिखा, उसकी शुरुआत भी इसी तर्ज पर की। उसके बाद पहली मुलाकात
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होनी है। वहां पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, नजरें तो इस पर भी होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कनाडा में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात होनी है। वह जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं और किस तरीके से दोनों देशों के बीच रिश्ते पिघलते हैं, इस पर भी दुनिया की नजर है। लेकिन इन सबसे हटकर सवाल तो यह हो चला है कि आखिर ईरान की ताकत इस दौर में उभरकर दुनिया के समर्थन से सामने आई, या जो इजराइल का बड़बोलापन था और अमेरिका के पीछे खड़े होने का जिक्र था, या फिर जो इजराइल को लगता रहा कि अमेरिका तो पीछे हमेशा से खड़ा रहेगा, उसमें पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बतला दिया कि दरअसल वो बड़े बिजनेसमैन हैं। बाकी राष्ट्रपतियों की तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसलिए ना देखा जाए और जाना जाए क्योंकि वह मिडिल ईस्ट को भी ग्रेट बनाना चाहते हैं, उस दिशा में वह डील कर रहे हैं। यह मैसेज इजराइल या कहे नेतन्याहू के लिए भी कहीं बड़ा है। यह मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी है, जो माय बेस्ट फ्रेंड की तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े रहे और इस पूरी प्रक्रिया के दौर में भारत दुनिया के रास्तों से अलग हटकर अमेरिका और इजराइल के साथ नजर आया। विपक्ष ने हालांकि आड़े हाथों लिया, लेकिन सवाल पहली बार 3 सबसे बड़े सवाल हैं। ईरान जिस तर्ज पर अब युद्ध की दिशा में जा रहा है, उसमें ईरान के भीतर से मैसेज है कि हमने अपने यहां जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे उसको खत्म कर दिए और जिन्हें भी निशाने पर लेना था ले लिया इजराइल ने, लेकिन अब हम एकजुट हैं और उस नेशनलिज्म के आश्रय आगे बढ़ रहे हैं। अब जब युद्ध होगा तो उसकी कल्पना आपने की नहीं होगी। इसीलिए 2 बातों को उन्होंने उभारा, एक परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होंगे और दूसरा विदेशी नागरिक अब चाहते हैं तो चले जाएं छोड़ के, हवाई रास्ते तो बंद हैं लेकिन सड़क के रास्ते यानी जमीनी रास्तों से वो चले जाएं, जो भी अलग अलग देशों की सीमाएं हैं उनसे संपर्क करें। और उसके नियम कायदे भी उन्होंने बना दिए कि राजनयिक मिशन जो है उनके जरिए नागरिक और स्टाफ वो ईरान के जनरल प्रोटोकॉल विभाग को सौंपे, यात्रियों के नाम सौंपे, पासपोर्ट नंबर दे, गाड़ी डिटेल्स दे, देश छोड़ने का वक्त बताए, किस बॉर्डर से निकलना चाहते हैं यह भी बताए। भारत के बहुत सारे छात्र, तकरीबन 1,500 छात्र हैं, 10,000 इंडियंस टोटल है वहां पर। आर्मेनिया के बॉर्डर से जो नारदूज की सीमा चौकी है वहां से बसों से निकाला जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। यानी एक फुल फ्लेजेड वार में ईरान अपने आप को अब देखना चाह रहा है। यह मैसेज खतरनाक है। दूसरा मैसेज, क्या इस दौर में वाकई इजराइल ने सिर्फ इस सोच के साथ हमला किया कि ऐसा होगा, और इससे पहले चूंकि इराक में केमिकल वारहुड्स को लेकर जो सवाल थे, अब उसमें न्यूक्लियर वारहुड्स का सवाल नया आकर खड़ा हो गया, तो क्या इस परिस्थिति ने जन्म दे दिया ईरान को कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा दे? क्योंकि अगर सत्ता नहीं बदल रही है और इजराइल जो सोचता था उस दिशा में चीजें नहीं जा पा रही है, अमेरिका डील करने की दिशा में बढ़ रहा है, वो शांति की खोज कर रहा है, तो शायद मिडिल ईस्ट के भीतर या कहें इजराइल के लिए शायद ये सबसे संकट की घड़ी हो सकती है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट की यात्रा करके भी इजराइल नहीं जाते हैं और ये मैसेज पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर है। इजराइल तो रहेगा, राष्ट्रपति तो बदल जाते हैं। इसी तर्ज पर ईरान तो रहेगा, ईरानी साम्राज्य भी रहेगा, लेकिन वहां की सत्ता बदल जाती है। इस रास्ते पर इजराइल चल निकला था। तो यह परिस्थिति फिलहाल पूरे पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के भीतर के संघर्ष के तौर पर उभर रही है, जिससे सबसे ज्यादा घबराहट यूरोपीय यूनियन को है, नाटो कंट्रीज को है, दुनिया के विकसित देशों को है, जो अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की पहल कर रहे हैं। उनके भीतर यह खौफ है और इन परिस्थिति में सिर्फ इजराइल और ईरान के भरोसे दुनिया अमेरिका की तरफ और ट्रंप की तरफ सिर्फ नहीं देखेगी, बल्कि नए रास्ते तलाशने की दिशा में वह बढ़ चुकी है, जो आपको G7 से पहला उभार खुले तौर पर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।